Good morning, students. Now in today's lecture we will see the next point, that is Newton's third law of motion. देखिए अभी तक हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया है विद एग्जांपल्स. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आर द स्टेटमेंट्स अबाउट सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर वो स्टेटमेंट करते हैं. ठीक है. नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज द स्टेटमेंट that is related to two objects, interaction between two objects. देखिए स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, to every action there is equal and opposite reaction. To every action there is equal and opposite reaction. मतलब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन होना जरूरी है. When two objects collide with each other, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स करता है, that is known as action. At the same time, simultaneously, second object भी first object के ऊपर एक force apply करता है, that is known as reaction force. Okay. So to every action there is equal and opposite reaction. Okay. तो चलिए यहाँ पर एक ball हम consider करते हैं. This is the ball. Okay. Which is moving towards the wall. Suppose यहाँ पर ये wall है. Now when this ball collide with this wall, तो यहाँ पर क्या होता है, बॉल एक्सर्ट फोर्स, लेट इट इज F1 ऑन द वॉल. यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है बाय द बॉल ऑन द वॉल, लेट इट इज F1. एट द सेम टाइम द वॉल एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द बॉल इन अपोजिट डायरेक्शन, लेट दिस इज F2. तो लेट F1 इज सेड टू बी एक्शन फोर्स. तो तुरंत यहाँ पर क्या होता है कि वॉल also exert reaction force on the ball. तो इन दोनों की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगी. ओके. और इंटरेस्टिंगली देयर मैग्नीट्यूड्स आर आल्सो सेम. देखिए यहाँ पर मतलब F1 इज इक्वल टू F2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है. ओके. लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पर F1 वेक्टर F1 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F2. देखिए अगर F1 राइट साइड है ना, इसलिए पॉजिटिव, F2 लेफ्ट साइड है इसलिए नेगेटिव. लेकिन इक्वल टू साइन शोज दैट देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम. ओके. ये एक एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. लेट देयर इज अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन टेबल सरफेस. ये टेबल है यहाँ पर और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हमने. ठीक है. अब इसका मास होगा m. तो ड्यू टू ग्रेविटी इसका जो वेट होगा it is always vertically downward. W is equal to mg, weight. तो block exerts a force that is its weight vertically downward on the surface of the table. Okay. At the same time, the surface of the table exerts a force on it in vertically upward direction. This is known as normal reaction. Okay. Because it is perpendicular to the surface. This direction of force is perpendicular to the surface of the table. So this is normal. Normal मतलब perpendicular. Okay. So this is known as normal reaction. Weight is action. So यहाँ पर ये क्या होगा, reaction होगा और वो भी perpendicular to the surface है. So it is known as normal reaction. So denoted by N. तो देखिए जैसे यहाँ पर एक ब्लॉक हमने टेबल के सरफेस के ऊपर रखते हैं, तो ब्लॉक एक्सर्ट एक्शन दैट इज इक्वल टू इट्स वेट और डायरेक्शन क्या होगी उसकी, वर्टिकली डाउनवर्ड. साइमल्टेनियसली द सरफेस ऑफ द टेबल आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन द ब्लॉक बट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. तो देखिए यहाँ पर भी क्या होता है कि ब्लॉक सरफेस के ऊपर बैलेंस हो गया. नाउ इट इज नॉट मूविंग. ओके. इट इज एट रेस्ट बिकॉज ब्लॉक का जो वेट होगा इट इज बैलेंस्ड बाय the normal reaction exerted by the surface of table on the block in vertically upward direction. तो यहाँ पर भी क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन और वेट दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होता है. देखिए पेन है. ओके. तो यहाँ पर क्या होता है, इफ आई रिलीज इट इट विल मूव डाउनवर्ड लाइक दिस. ठीक है. बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके. लेकिन यहाँ पर आकर वो रुक गई. Why? Because this palm is able to balance his weight. इसका जो weight vertically downward है,
ओके, इसको बैलेंस करने के लिए अब इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हुआ है पेन के ऊपर इन वर्टिकली अपवर्ड बाय द सरफेस ऑफ द पाम। हाथ का जो सरफेस है उसके ऊपर वर्टिकल अपवर्ड एक फोर्स अप्लाई करता है टू बैलेंस हिज वेट। समझ में आ रहा है आपको? तो वेट ऑफ द पेन मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड दैट एक्ट्स एज एक्शन फोर्स, और द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ द पाम ऑन द पेन इन वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पर ये पेन बैलेंस होगी। ओके, अगर ये बैलेंस फोर्स अगर मैं यहाँ पर हटा देता हूँ तो पेन नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्शन रिएक्शन। ओके, मतलब विदाउट एक्शन देयर इज नो रिएक्शन। देखिए, अगर हम बॉल वॉल की तरफ फेंकते हैं तो अगर ज्यादा फोर्स होता है तो ज्यादा रिबाउंड होगा, कम फोर्स से अगर फेंकते हैं, स्पीड से फेंकते हैं तो यहाँ पर कम रिबाउंड होगा। तो जितना फोर्स हम एक्ट करेंगे उतना ही फोर्स बॉल के ऊपर भी एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन द वॉल इफ इट इज एक्शन, तो इमीडिएटली क्या होता है, वॉल आल्सो एक्सर्ट्स a force in equal magnitude but in opposite direction, that is known as reaction। तो पहले रिएक्शन नहीं होगा, पहले एक्शन होगा। तो there is no reaction without action because action and reaction forces acts simultaneously on two different bodies। देखिए, एक्शन फोर्स कहाँ पर एक्सर्ट होता है, by the ball on the surface of the ball, और reaction force by the ball on the surface of the ball in a exactly opposite direction। यहाँ पर भी देखिए कि block exert action force on the surface of table। Okay, at the same time table surface also exert normal reaction on the block in vertically upward direction। अगर एक्शन नहीं है यहाँ पर तो रिएक्शन भी नहीं होगा। और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट या फिर प्रोजेक्शन ऑफ रॉकेट, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट। तो प्रोजेक्शन ऑफ रॉकेट के दौरान क्या होता है कि यहाँ पर एक रॉकेट दिखाया गया, ठीक है, तो इसके अंदर फ्यूल होता है, टेल ऑफ द रॉकेट जो पार्ट होता है वहां पर फ्यूल होता है। ओके, एंड व्हेन दिस फ्यूल इज स्टार्टेड इग्निशन, तो यहाँ पर इग्निशन जब स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है कि फ्यूल स्टार्ट्स बर्निंग, और उसकी वजह से हॉट गैसेस, एंड दैट हॉट गैसेस रिलीजेस फ्रॉम द स्मॉल ओपनिंग एट द टेल। तो ये हॉट गैसेस होते हैं स्टूडेंट, हॉट गैसेस। ओके, और इनकी डायरेक्शन कैसे होती है, इजेक्शन की वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पर ये एक्शन फोर्स हो गया, एंड ड्यू टू रिएक्शन द रॉकेट एंड दिस होल सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड विथ सर्टेन वेलोसिटी, तो दैट इज रिएक्शन। देखिए, थ्रू नैरो ओपनिंग हॉट गैसेस रिलीजेस। ओके, सो दिस इज एक्शन फोर्स। Due to reaction, the rocket and the system goes upward with certain velocity। Right student? तो देखिए, जैसे बलून होता है, अगर बलून को हम फुलाते हैं तो उसके अंदर एयर जमा हो जाएगी। ओके, जैसे उसका ओपनिंग हम छोड़ देते हैं तो पूरी अंदर की जो एयर है बाहर आ जाती है। तो एट द ओपनिंग दैट इज एक्शन फोर्स, एंड ड्यू टू रिएक्शन द बलून मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, है ना? तो एक्शन अगर होता है तो रिएक्शन होगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन दे एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ वो वहां पर एग्जिस्ट होता है। अगर एक्शन नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं होगा, अगर एक्शन है तो रिएक्शन होगा। ओके, चलिए और एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग वॉकिंग, देखिए जब हम चलते हैं, ओके, तो यहाँ पर वॉकिंग इज द रिजल्टेंट ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स, है ना? जब हम चलते हैं यहाँ पर, ओके, ड्यूरिंग वॉकिंग, वॉकिंग ये रिजल्टेंट प्रोसेस है किसकी, एक्शन और रिएक्शन की। ध्यान दीजिए अभी तक। सपोज देखिए यहाँ पर, नाउ दिस इज राइट फीट। ओके, जब हम इसको ग्राउंड के ऊपर रखते हैं तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक्शन फोर्स होगा। उसी वक्त ग्राउंड भी हमारे ऊपर एक रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए हम आगे बढ़ पाते हैं, है ना? देखिए, जैसे यहाँ पर ये राइट फीट है तो ये एक्शन फोर्स हो गया। ओके, तुरंत ग्राउंड सरफेस भी हमारे बॉडी के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है, उसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक्शन रिएक्शन। ओके, व्हिच इज एक्शन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर फीट ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लोर, दैट इज एक्शन फोर्स। और
साइमल्टेनियसली द सरफेस ऑफ द फ्लोर आल्सो एक्सर्ट रिएक्शन फोर्स ऑन अस। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ओके, तो जिसमें एक्शन होगा और रिएक्शन भी होगा तुरंत। तो एक्शन और रिएक्शन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। विदाउट एक्शन देयर इज नो रिएक्शन। देखिए एक्शन फोर्स जो होगा फर्स्ट बॉडी एक्सर्ट ऑन सेकंड बॉडी, और रिएक्शन फोर्स जो होगा सेकंड बॉडी एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट बॉडी। इसलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज द स्टेटमेंट अबाउट टू बॉडीज। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्सेस एक साथ एक्सर्ट होते हैं लेकिन ऑन डिफरेंट बॉडीज। ओके, देखिए यहाँ पर दो स्पीयर्स दिखाए गए, स्पीयर ए एंड स्पीयर बी। लेट इज फर्स्ट स्पीयर एंड दिस इज सेकंड स्पीयर। ओके, तो नाउ इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में यहाँ पर मूव होते हैं, ओके, अगर ए स्पीयर की स्पीड ज्यादा है बी स्पीयर से, तो यहाँ पर कोलिजन का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए स्पीयर और बी स्पीयर कोलाइड हो जाते हैं, और कोलाइड होने के बाद वो फिर सेपरेट हो जाएंगे, एंड नाउ दे आर मूविंग विद द डिफरेंट वेलोसिटीज इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। ओके, लेकिन जब ये कोलाइड होते हैं यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो ड्यूरिंग कोलिजन ए एक्सर्ट फोर्स ऑन बी, आल्सो बी एक्सर्ट फोर्स ऑन ए। ओके, तो force exerted by A on B, if we consider it as action force, तो force exerted by B on A simultaneously that treated as reaction force। तो देखिए यहाँ पर कि force exerted by A on B surface, okay, so this is FBA, that is force exerted on B surface due to A surface। ओके, और उसी वक्त क्या होता है कि बी सरफेस भी ए सरफेस के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, इट इज एफ ए बी। एफ ए बी का मतलब क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए स्फीयर ड्यू टू बी स्फीयर और बाय द बी स्फीयर। देखिए एफ बी ए का मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी सरफेस बाय ए सरफेस, ओके, और एफ ए बी फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी स्फीयर। तो दोनों फोर्स एक साथ एक्सर्ट हो जाते हैं, ओके, और डायरेक्शन देखिए दोनों की एग्जैक्टली अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है यहाँ पर। ओके, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए कि एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। देखिए नेगेटिव साइन शोज दैट देयर डायरेक्शन आर एग्जैक्टली अपोजिट, लेकिन इक्वल टू साइन शोज दैट देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम। ओके, अब जे ये कोलाइड हो जाते हैं तो इनकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट स्पीयर ए है, ओके, तो लेट यहाँ पर स्पीड होगी u1, बी स्पीयर की स्पीड होगी u2। इन ऑर्डर टू कोलाइड द स्पीड u1 मस्ट ग्रेटर देन u2, u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा होनी चाहिए ना इन ऑर्डर टू कोलाइड। ओके, नाउ आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड, the time of collision is t, लेकिन during collision क्या होता है, force exert होता है by A on B and similarly by B on A, दोनों का magnitude exactly same होता है और direction exactly opposite। okay, after collision they are moving with velocity, suppose v1 and v2, ये vectors है यहाँ पर, and they are moving in the same direction along same straight line। okay, तो ये A sphere होगा और ये B sphere होगा, तो उनके वेलोसिटीज में चेंज आ गई, मतलब डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर u1 की वैल्यू ज्यादा है u2 से, तो ए स्फीयर यहाँ पर डिसलेरेशन एक्सपीरियंस करेगा, और बी की स्पीड कम है पहले बिफोर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन वो एक्सपीरियंस करेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम v1 की वैल्यू v2 से कम हो जाएगी, v1 इज लेस देन v2। तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है कि फोर्स एक्सर्ट होता है ना, तो A एक्सर्ट फोर्स ऑन B, लेट इट इज ट्रीटेड एज एक्शन फोर्स, साइमल्टेनियसली B भी A के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट इज ट्रीटेड एज रिएक्शन फोर्स। सो एक्शन रिएक्शन फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट होता है स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर और एक पॉइंट देखिए कि सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
तो उसमें क्या स्टेटमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, है ना। तो यहाँ पर जितना भी फोर्स स्पीयर्स ए बी के ऊपर एक्सर्ट करता है या फिर बी ए के ऊपर एक्सर्ट करता है, तो उससे उनके मोमेंटम चेंज हो जाएंगे, बिकॉज अप्लाइड फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज होता है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम अप्लाइड फोर्स यहाँ पर लिखते हैं, जैसे देखिए फोर्स एक्सर्टेड बाय बी स्पीयर ऑन ए स्पीयर, मतलब बाय सेकंड स्पीयर ऑन फर्स्ट स्पीयर। ओके, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, एफ ए बी इज इक्वल टू dp1 बाय dt। इसका मीनिंग ध्यान दीजिए कि एफ ए बी मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए स्पीयर बाय बी स्पीयर, ये वाला फोर्स है ना। तो बी स्पीयर ए के ऊपर जब फोर्स एक्सर्ट करेगा तो उसकी वजह से ए स्पीयर में एक मोमेंटम चेंज होगा, सो दैट इज dp1 बाय dt। तो ये फर्स्ट स्पीयर है ना, ये फर्स्ट स्पीयर सेकंड स्पीयर, तो फर्स्ट स्पीयर में चेंज होगा, सो dp1 बाय dt। ओके, तो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन फर्स्ट स्पीयर, दैट इज ए स्पीयर। ठीक है, फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज होगा ना, तो मोमेंटम चेंज होगा मतलब यहाँ पर मोमेंटम का सिंबल क्या होता है, p। तो फर्स्ट स्पीयर के लिए हम p1 लिखते हैं। उसी तरह से फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी स्पीयर बाय ए स्पीयर, दैट इज एफ बी ए, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, dp2 बाय dt। व्हाट इज dp2? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द सेकंड स्पीयर, दैट इज स्पीयर b। ओके, अगर इन दोनों फोर्स की हम एडिशन करते हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर दोनों फोर्स की अगर एडिशन करते हैं तो क्या होगा, एफ ए बी प्लस एफ बी ए, ओके, इज इक्वल टू dp1 बाय dt प्लस dp2 बाय dt। एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू dp1 बाय dt प्लस dp2 बाय dt। दोनों की एडिशन की ना हमने, इस दोनों फोर्स की एडिशन की। नो, अगर ये इस सिस्टम के ऊपर देखिए, ए स्फीयर इज मूविंग, बी स्फीयर इज मूविंग, ए स्फीयर की स्पीड ज्यादा है इसलिए यहाँ पर कोलिजन होता है। ड्यूरिंग कोलिजन एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट हो जाते हैं, लेकिन एक्सटर्नली हमने कुछ फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया है क्या? देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जब उनकी स्पीड कम ज्यादा होती है, ए की स्पीड कम, ओके, ए की स्पीड यहाँ पर ज्यादा है, बी की स्पीड कम है, तो इसलिए यहाँ पर कोलिजन होता है। तो ड्यूरिंग कोलिजन ए एक्सर्ट फोर्स ऑन बी, साइमल्टेनियसली बी आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन ए, तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन फोर्स हुआ, लेकिन हमने एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अप्लाई नहीं किया, एक्सटर्नल एनर्जी या फिर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पर अगर ये एक्सटर्नल फोर्स हम जीरो लेते हैं स्टूडेंट, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स is applied on this colliding system, टू बॉडी है ना यहाँ पर, तो इसके ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एफ ए बी प्लस एफ बी ए, ओके, इनकी एडिशन मतलब फोर्स ये जीरो है, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, राइट हैंड साइड भी जीरो होगा ना, देयरफॉर dp1 by dt plus dp2 by dt is equal to 0। ठीक है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड जीरो होता है तो dp1 by dt plus dp2 by dt की वैल्यू में कितनी होगी, जीरो होगी ना, यस। तो अगर यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं हम, d dt कॉमन निकालते हैं, तो इन ब्रैकेट p1 plus p2 is equal to 0, राइट। तो देखिए, डेरिवेटिव ऑफ p1 प्लस p2 मतलब मोमेंटम इन फर्स्ट ए स्फीयर प्लस मोमेंटम इन बी स्फीयर, तो इनका डेरिवेटिव कितना आता है, जीरो आता है। तो हमें पता है कि अगर टर्म कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, पता है ना हमें, डी डी टी ऑफ कांस्टेंट के इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पर p1 प्लस p2 इसका डेरिवेटिव अगर जीरो है, इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर p1
प्लस P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है इसलिए उनका डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। तो देखिए यहाँ पर एक अलग से पॉइंट कौन सा ओपन अप होता है कि अगर नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अप्लाइड नहीं होता है कोलाइडिंग बॉडी के ऊपर, तो वहां पर टोटल मोमेंटम जो होता है P1 प्लस P2 मतलब मोमेंटम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड स्फीयर, ये कांस्टेंट रहता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। सो दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, अब यहाँ पर ये सिस्टम है, टू बॉडी सिस्टम, कोलाइडिंग बॉडी सिस्टम, if no external force acts on system of constant mass, the total momentum of system remains constant or conserve। तो यहाँ पर भी यही प्रूव होता है ना कि अगर ये एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाइड नहीं करते, जीरो कंसिडर करते, ओके, नो फोर्स इज अप्लाइड, देन P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये प्रूव होता है ना, मतलब टोटल मोमेंटम ऑफ द कोलाइडिंग सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। तो देखिए इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर हमने प्रूव किया है, क्या स्टेटमेंट, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन सिस्टम ऑफ कांस्टेंट मास, मतलब ए स्फीयर का मास है यहाँ पर m1, बी स्फीयर का मास है m2, तो इस सिस्टम का मास कांस्टेंट होगा ना, मास तो चेंज होगा। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन सिस्टम ऑफ कांस्टेंट मास, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। ओके, तो यहाँ पर टोटल फोर्स अगर एक्सटर्नल नहीं अप्लाइड होता है तो दोनों का जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा या कांस्टेंट होगा, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए इसी स्टेटमेंट को हम और एक तरीके से प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर यही डायग्राम और यही एग्जांपल्स हम लेते हैं, ठीक है। देखिए दिस इज द पार्ट ऑफ बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ओके। तो बिफोर कोलिजन क्या होता है, लेट there are two spheres, sphere A and sphere B, okay, this is first sphere, this is second sphere, of mass m1 and m2 are moving with initial velocities u1 and u2 in the same direction along the same straight line, okay। तो बिफोर, ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है, तो उनका टोटल मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट, टोटल मोमेंटम before collision, okay, let it is P1, it is equal to m1 u1, this is momentum of a sphere, mass into velocity m1 u1 plus momentum of second sphere, that is m2 u2, okay। तो ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। जबकि हम यहाँ पर ये कंडीशन कंसीडर करते हैं कि u1 ग्रेटर देन u2, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्फीयर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्फीयर, तो ए की स्पीड ज्यादा है, तो ए की स्पीड ज्यादा है बी से, तो इसलिए क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम द टू स्फीयर कोलाइड विथ ईच अदर, ओके। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ कोलिजन, ये कोलिजन यहाँ पर, ओके। तो फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन, देखिए जब हम यहाँ पर बॉल को वॉल की तरफ फेंकते हैं तो बॉल और वॉल एक साथ कांटेक्ट में कितने देर तक रह सकते हैं, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। देखिए इंस्टेंटली बॉल रिबाउंड हो जाता है, तो दैट इज द टाइम फॉर विच द टू ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स इन कांटेक्ट, दिस इज नोन एज टाइम ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत ही शॉर्ट होगा, लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि यहाँ पर इनके जो स्पीड्स हैं या मोमेंटम है उसमें चेंज आता है ना। तो देखिए यहाँ पर ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है कि A sphere exert force on B, that is known as action force. At the same time B sphere exerts force on A, that is known as reaction. तो ये दोनों सेम हो जाते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड उनके एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, FBA is equal to minus FAB, that is force exerted on B sphere by A, right side देखिए FBA, okay, is equal to minus FAB मतलब force exerted on A by the sphere B, it is in left side, so यहाँ पर नेगेटिव साइन,
और इक्वल टू साइन शोज दैट देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम। तो ये होता है यहाँ पर ड्यूरिंग कोलिजन। नाउ आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि देयर स्पीड्स गेट चेंज, यहाँ पर उनकी स्पीड चेंज हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन सेम ही रहेगी अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। तो ये इस तरह का जो कोलिजन होता है दैट इज नोन एज हेड ऑन कोलिजन। तो ये हेड ऑन कोलिजन है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर हेड ऑन, ओके, हेड ऑन कोलिजन कंसिडर कर रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। तो डायरेक्शन सेम रहेगी और उनकी वेलोसिटी क्या होगी v1 एंड v2, मास तो उतना ही रहेगा m1 m2। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा बिकॉज स्पीड चेंज हो गई ना। तो देखिए टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन लेट इट इज p2 इज इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट ए स्फीयर मास m1, स्पीड कितनी होगी v1, तो मास इनटू वेलोसिटी m1 v1 प्लस सेकंड स्फीयर b मास m2 वेलोसिटी v2, so m2 v2, this is equation number 2। so this is total momentum after collision, okay। तो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जितना पहले मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन उतना ही मोमेंटम रहेगा आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ओके, कब, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। तो चलिए वो प्रूव करना है हमें, मतलब P1 टू प्रूव क्या होगा यहाँ पर, टू प्रूव होगा P1 इज इक्वल टू P2, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, ओके। तो देखिए ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, FBA इज इक्वल टू माइनस FAB, ओके। तो F जनरली फोर्स इक्वेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू m वेक्टर A मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है क्या, देखिए ए स्फीयर की इनिशियल स्पीड थी u1, कोलिजन के बाद स्पीड कितनी होगी v1, मतलब चेंज होगी ना, मतलब वहां पर चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन हुआ है, ओके। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि मास b स्फीयर का कितना है, देखिए दिस इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन b बाय a फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन b, तो b स्फीयर का मास कितना है m2, यहाँ पर लिखेंगे m2, ओके, a2 इज इक्वल टू माइनस m1 a1, फोर्स फार्मूला यहाँ पर यूज किया हमने। नाउ m2 व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर सेकंड बॉडी जो होगा b स्फीयर, उसकी स्पीड जो चेंज होती है, देखिए आफ्टर कोलिजन v2 है, बिफोर कोलिजन u2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू माइनस m1। अब चेंज इन वेलोसिटी इन फर्स्ट स्फीयर दैट इज a स्फीयर, तो इनिशियल स्पीड u1, फाइनल स्पीड आफ्टर कोलिजन v1, तो चेंज इन वेलोसिटी होता है v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t, ओके। तो यहाँ पर देखिए t कैंसिल हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2, ओके, इज इक्वल टू माइनस m1 v1 माइनस माइनस प्लस m1 u1, राइट। अब देखिए यहाँ पर m2 v2 ओके, माइनस m1 v1, इसको अगर लेफ्ट साइड लाते तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1, ओके, और ये माइनस m2 u2 अगर राइट साइड लाते तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस m2 u2, ओके। देखिए m1 v1 पहले लिखते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ओके। तो m1 v1 प्लस m2 v2 का मतलब क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 दैट इज टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, सो दिस इज p2,
ओके, इज इक्वल m1u1 plus m2u2, m1u1 plus m2u2, that is p1, total momentum before collision. So this is p1. Therefore p1 is equal to p. That means total momentum before collision is equal to total momentum after collision. If no external force is applied, okay, during the collision the forces exerted on each other, but first sphere exerted force on second, that is action, second sphere exerted force on first, that is reaction force. तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और एग्जैक्टली डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पर यूज किया है और वही प्रूव होता है यहाँ पर कि मोमेंटम जितना कोलिजन के पहले था उतना ही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है। तो इसका मतलब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कॉन्जर्व। यही तो स्टेटमेंट देखिए, if no external force acts on a system of constant mass, the total momentum of system remains constant or conserved, right? So in this way we discuss न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसका स्टेटमेंट, कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए और उसके बाद यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके स्टूडेंट।